Integrate it. Add wins to your career. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इंटीग्रेटेड। अब तक हम लोगों ने सीमेंट और कंक्रीट, लाइम, मोर्टार, एग्रीगेट वगैरह के बारे में पढ़ लिया। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टिम्बर। हम लोगों ने सीमेंट पे 75 नंबर ऑफ क्वेश्चंस किए एंड कंक्रीट, लाइम वगैरह पे हमने 150 नंबर ऑफ क्वेश्चंस करे हैं। तो आप लोग वो 3 वीडियो में मैंने टोटल क्वेश्चंस कराए हैं, तो आप जाके एक बार प्रैक्टिस कर ले। अब आगे देखते हैं हम लोग टिम्बर के बारे में पढ़ते हैं। देखो बीएमसी पूरा ही वैसे तो थ्योरेटिकल है और इसमें से बहुत ज़्यादा हर एक लाइन में से क्वेश्चन बनता है, तो ईच एंड एवरी लाइन इज इंपॉर्टेंट। स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, टिम्बर होता है। तो देखो, जो भी पेड़ पौधे हैं जो अपने स्ट्रक्चरल पर्पज से काम आ सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टिम्बर बोलते हैं। जो लकड़ी अपने स्ट्रक्चरल पर्पज से काम आ सकती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टिम्बर। टिम्बर डिनोट्स वुड विच इज सुटेबल फॉर बिल्डिंग और कारपेंट्री और वेरियस अदर इंजीनियरिंग पर्पसेस। यानी या तो अपने फर्नीचर में काम आ जाए, इनके दरवाजे वगैरह हो गए, खिड़की हो गया या टेबल वगैरह हो गया, उनको हम लोग बोलते हैं पर्पसेस लाइक फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ डोर्स, विंडोज, रूफ, पार्टीशन, बीम, पोस्ट। या हम लोग देखो जैसे टिम्बर है, टिम्बर को एज अ कॉलम भी काम में लेते हैं, एज अ बीम भी काम में लेते हैं। कॉलम भी काम में लेते हैं, बीम भी काम में लेते हैं, ये सब हम लोग काम में लेते हैं। ये जो पोस्ट्स है ये क्या है, कॉलम है। बीम्स लिखा है, ये पार्टीशन वॉल हम लोग जनरली करते हैं वुडन की या टिम्बर की। कपबोर्ड, शेल्स वगैरह तो हमारे जनरली सब घरों में लकड़ी की ही मिलती है। अब इसके बाद जो है टिम्बर का क्लासिफिकेशन। टिम्बर 3 तरह का होता है, एक होता है स्टैंडिंग टिम्बर, एक फिर रफ होता है और एक कन्वर्टेड टिम्बर। स्टैंडिंग टिम्बर का मतलब है कि पेड़ जो है अभी तक, मतलब जो लकड़ी है वो अभी भी पेड़ के साथ है, यानी कि पेड़ को काटा नहीं गया। इट इज इन स्टैंडिंग पोजिशन कंटेन्ड इन अ लिविंग ट्री, यानी कि पेड़ हरा है, हरा भरा पेड़ है। अगर रफ टिम्बर की बात करें तो टिम्बर को हमने, जो लकड़ी है, जो पेड़ है, उसको काट तो लिया है, लेकिन अभी तक उसको जो सूटेबल शेप एंड साइज में चाहिए उस सूटेबल शेप एंड साइज में हमने कन्वर्ट नहीं करा। यानी कि हम लोगों ने एज इट इज जैसे काटा पेड़ वैसे वैसे ही अभी तक पड़ा है। उसके बाद आता कन्वर्टेड टिम्बर। कन्वर्टेड टिम्बर का मतलब होता है अब उसको हमने सूटेबल शेप एंड साइज में कन्वर्ट कर लिया। जैसे हमें टेबल बनवानी है तो हमने टेबल की फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर लिया है। चाहे हमें दरवाजा बनाना है तो दरवाजे की फॉर्म में हमने उसको सूटेबल शेप और साइज जो भी उसके लिए चाहिए उसमें कन्वर्ट कर दिया, तो उसको बोलते हैं कन्वर्टेड टिम्बर। तो स्टैंडिंग टिम्बर यानी कि टिम्बर जो पेड़ में है, पेड़ अभी तक काटा नहीं है। अगर पेड़ काट लिया है तो रफ टिम्बर। और अगर जो लकड़ी थी पेड़ काटने के बाद उसको भी सूटेबल शेप एंड साइज में कन्वर्ट कर दिया है तो दैट इज नोन एज अपना कन्वर्टेड टिम्बर। आगे बढ़ते हैं कि यूजेस ऑफ टिम्बर क्या है। वैसे आप सब लोगों को पता है, एक बार जस्ट रीडिंग मार लेता हूं मैं। आपने अपने घरों में बहुत यूजेस देखे हैं, तो आप इसका बस स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी इसमें बताने वाला कुछ है नहीं, या आप रीडिंग मार लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रीज। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रीज का मतलब है अब इसको क्लासिफाई कैसे किया गया है। तो इसके 3 तरीके पे क्लासिफाई किया गया है। एक करा है हमने, फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है देयर मोड ऑफ ग्रोथ। सेकंड जो है हमने उनकी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के हिसाब से करा है। थर्ड जो है ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से करा है। तो फर्स्ट जो है डिपेंडिंग अपॉन देयर मोड ऑफ ग्रोथ, trees may be divided into 2 categories. First one is endogenous, second one is exogenous. एंडो को वर्ड का मतलब होता है अंदर ही अंदर। एंडोजीनियस का, एंडो जो वर्ड होता है इट मींस इनसाइड, यानी कि दीज ट्री ग्रो इनवर्ड्स। यानी कि ये जैसे ये लकड़ी है, ये है, ये जो है, अब इसका जो डाया है, पेड़ का जो डाया है, तना है, जो स्टेम है, उसका डायामीटर नहीं इंक्रीज होगा, ये अंदर ही अंदर ग्रो होता रहेगा, अंदर ही अंदर ऐसे ग्रो होता रहेगा। लेकिन जो एक्सोजीनियस ट्री है वो शुरुआत में ऐसा है, तो बाद में ऐसे इसके तना जो है, स्टेम जो है, उसका डाया इंक्रीज होता रहेगा, ऐसा है। मतलब एक तो बाहर की तरफ बढ़ रहा है और एक अंदर ही अंदर जैसा है वैसा के वैसा ही अंदर चेंज हो रहा है, बाहर कुछ उसके चेंज नहीं हो रहा। और दूसरा जो एक्सोजीनियस है उसके जो डायमीटर है, स्टेम है, जो उसका डायमीटर है, तना है, उसका डायमीटर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। These trees grow inward and fibrous mass is seen in their longitudinal section। यानी कि अंदर ही अंदर आपको कैसे फाइब्रस मास, लकड़ी, हल्के रेशेदार लकड़ी दिखेगी आपको। टिम्बर फ्रॉम दीज ट्रीज हैव वेरी लिमिटेड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। यानी कि इंजीनियरिंग पर्पज के लिए बहुत ही कम काम में लेते हैं हम लोग एंडोजीनस ट्रीज को। जो मैक्सिमम पर्पज के लिए काम में लेते हैं वो हम लोग किसको लेते हैं, एक्सोजीनस ट्रीज। इसके एग्जाम्पल, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल बहुत जरूरी है याद रखने। तो एग्जाम्पल है बैम्बू, यानी कि बांस, केन या पाम एक्सेट्रा, ये इसके एग्जाम्पल है। तो बैम्बू आपने देखा होगा कि उसका
डायमीटर काफी कम होता है, लेकिन अंदर जब आप उसको काटते हो तो आपको फाइब्रस मास दिखता है, यानी कि हल्के रेशे दिखते हैं, यानी कि पतली पतली जिनको आप क्या बोलते हैं, फाइबर्स बोलते हैं, वो आपको दिखते रहते हैं। अब फिर देखते हैं हम लोग एक्सोजीनियस ट्रीज क्या होता है। दीज इंक्रीज इन बल्क बाय ग्रोइंग आउटवर्ड एंड आर यूज फॉर इंजीनियरिंग पर्पस। उसको हम लोग किसके लिए काम में लेते हैं, इंजीनियरिंग पर्पस। एक्सोजीनियस ट्रीज आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, वन इज कॉनिफर एंड वन इज डिसिडस। दो आगे है एक्सोजीनियस को भी आगे दो पार्ट में, कॉनिफर एंड डिसिडस। कॉनिफर को हम लोग और नाम बोलते हैं एवरग्रीन या फिर सॉफ्टवुड, एवरग्रीन या फिर सॉफ्टवुड भी बोलते हैं कॉनिफर ट्रीज को। These trees having, अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, these trees having pointed needle like और scale like leaves and yield softwood। अब pointed needle like मतलब ऐसी पतली पतली पत्तियां होगी, बिल्कुल छोटी छोटी पतली पतली लंबी होगी, थिकनेस वगैरह बहुत कम होगी, तो ऐसी होती है। और एवरग्रीन इसलिए बोलते हैं कि जब ये जो पेड़ होता है ना हमेशा हरा भरा रहेगा। जैसे क्या होता है, जनरली जो पेड़ होते हैं वो जो होते हैं ऑटम के अंदर उनकी पत्तियां झड़ जाती हैं, यानी कि गिर जाती है, और नई पत्तियां जो होती है स्प्रिंग्स में आती है। ऑटम के अंदर पत्तियां नीचे गिरती है और स्प्रिंग के अंदर नहीं आती, लेकिन एवरग्रीन में पहले नई पत्ती आएगी, उसके बाद पुरानी वाली नीचे गिरेगी, तो इसलिए इसको एवरग्रीन भी बोलते हैं। और इसके जो फ्रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कोन शेप। फ्रूट भी कैसे होते हैं, कोन शेप होते हैं, ठीक है, इसलिए भी इसको कॉनिफर बोला जाता है। तो इसका पूछ लेता है, लीव्स कैसी होती है, पॉइंटेड नीडल लाइक होती है, और फ्रूट कैसे होते हैं, कॉन शेप्ड फ्रूट होते हैं। और इस ये जो है ये सॉफ्टवुड देता है। सॉफ्टवुड यानी कि जो नेचर होगा वुड का वो कैसा होगा, सॉफ्ट होगा, हार्डनेस उसकी कम होगी, लेकिन जरूरी नहीं, क्योंकि इसका जो सबसे पहला एग्जाम्पल है देवदार, ये जो होता है ये हार्डवुड देता है, हार्डवुड देता है, लेकिन जनरली की बात है, मैक्सिमम केसेस में 99% केसेस में देवदार इज एन एक्सेप्शन, 99% में ये सॉफ्टवुड ही देता है। तो इसका एग्जांपल है देवदार, चीर, फिर पाइन, केल और मतलब एक्सेट्रा। फिर आता है सेकंड जो आता है डिसिडस ट्रीज। अब ये इसका उल्टा होगा, दीज ट्रीज हैविंग फ्लैट ब्रॉड लीव्स, एंड लीव्स ऑफ दोज ट्रीज फॉल इन ऑटम, यानी कि पतझड़ में गिर जाएगी, एंड न्यू वंस अपीयर इन द स्प्रिंग सीजन, यानी कि वसंत ऋतु में वापस आ जाएगी। टिम्बर फॉर इंजीनियरिंग पर्पज इज मोस्टली डिराइव्ड फ्रॉम डिसिडस ट्री। आपने जितनी लकड़ी देखी है 99% आपके घरों में अगर कहीं यूज हुई है तो वो डिसिडस ट्रीज है। बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि आप कॉनिफर्स या फिर एंडोजिनस ट्रीज काम में ले रहे हैं। दीज ट्रीज यील्ड हार्डवुड, तो इसका डिसिडस का दूसरा नाम हार्डवुड है। एग्जाम्पल है एश, बीच, ओक, साल, टीक, शीशम एंड वॉलनट। ये चार जो एग्जाम्पल है ना ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओक, साल, टीक एंड शीशम बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल से आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब डिफरेंस बिटवीन कॉनिफर्स एंड डिसिडस ट्रीज। कॉनिफर और डिसिडस ट्री के बीच में डिफरेंस क्या है, तो पहला तो कॉनिफर को सॉफ्टवुड बोलते हैं, ये हार्डवुड किसको बोलते हैं, डिसिडस को। एक तो ये ध्यान रखना है। फिर जो कलर होगा, तो कॉनिफर का कलर होगा लाइट, इसका होता है डार्क, मतलब डिसिडस का होता है डी फॉर डिसिडस, डी फॉर डार्क। वेट भी क्या होगा, अगर ये सॉफ्टवुड है इसका वेट भी कैसा होगा, लाइट होगा, और हार्डवुड का कैसा होगा, हैवी होगा। ग्रोथ जो होगी, जो एंडोजिनस जो कॉनिफर ट्रीज होते हैं जिनकी ग्रोथ जो होती है फास्टर होती है, आपने देखा हो जनरली हिली रीजन्स में बहुत ही ज्यादा हाइट तक के ये होते हैं, और जबकि आपने प्लेन रीजन्स में देखा होगा डिसिडस जो होते हैं जनरली प्लेन रीजन्स में, और कॉनिफर जो होते हैं जनरली हिली रीजन्स में। तो कॉनिफर्स की ग्रोथ जो होती है बहुत फास्ट होती है और ज्यादा भी होती है, लेकिन डिसिडस की ग्रोथ कम होती है और धीमे भी होती है। डेंसिटी तो अगर वेट लाइट है तो डेंसिटी भी लो ही होगी और इसकी हाई होती है। एनुअल रिंग्स, अब ये एनुअल रिंग्स क्या होती है कि ये जो ये जो डिसिडस या कॉनिफर्स है, ये जो जब हर साल ग्रो करते हैं तो इनके रिंग्स बनती जाती है, स्टेम में ऐसे रिंग्स आती जाती है। ये रिंग्स क्या होता है, हर साल एक नई रिंग आती जाती है, हर साल क्या है एक नई रिंग आती जाती है, और इन रिंग्स को आपस में पकड़ के रखता है, ऐसे रेज होती है सेंटर से ऐसे निकलती है, बहुत सारी रेज होती है जिनको हम लोग बोलते हैं मेडुलरी रेज। तो ये जो एनुअल रिंग्स है, ये जो रिंग्स है ये कैसी होती है, कॉन्सेंट्रिक, यानी कि इन सब का सेंटर क्या है, एक है, और कॉन्सेंट्रिक रिंग्स है, और हर साल एक नई रिंग आती है। तो अगर किसी पेड़ की उम्र निकालनी है, यानी कि एज ऑफ अ ट्री फाइंड आउट करना है, तो हमें उसे का नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स गिन लेना है, काउंट कर लेना है नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स। जितना नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स होगा उसकी एज उतनी ही ईयर्स में होगी, ठीक है। तो हर साल नई एनुअल रिंग्स आती है। तो जो
सॉफ्टवुड है, इसके अंदर एनुअल रिंग्स आपको साफ साफ अलग अलग से दिखेगी, मतलब इजीली यू कैन सी एनुअल रिंग्स इन द कॉनिफर्स। लेकिन डिसिडस में आपको एनुअल रिंग्स इतनी क्लियरली विजिबल नहीं होगी। लेकिन जो मेडुलरी रेज है वो आपको कोनिफर्स में तो क्लियरली विजिबल नहीं होगी, लेकिन डिसिडस में आप क्लियरली उसको विजिबल कर सकते हो। तो आपको ये याद रखना है। इसको याद कैसे रख रहे हैं, मैंने तो ऐसे कर रखा है सी ए और डी एम, यानी कि कॉनिफर्स में एनुअल रिंग्स डिस्टिंक्ट होती है, डिसिडस में मेडुलरी रेज डिस्टिंक्ट होती है। तो आप कोई भी ट्रिक से याद कर सकते हो, सी ए या डी एम, आपको जैसा तरीका है उससे कर ले। लेकिन दोनों में, एक में एनुअल रिंग्स डिस्टिंक्ट होती है तो दूसरे में मेडुलरी रेज। फिर जो स्ट्रेंथ होती है, कोनिफर की स्ट्रेंथ जो होती है जनरली स्ट्रॉन्ग अलोंग ग्रेन्स होती है, अक्रॉस द ग्रेन बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम होती है। लेकिन जो डिसिडस है वो अलोंग एंड अक्रॉस दोनों में ही काफी अच्छी होती है। ठीक है, अगर आपको जनरली पूछा जाए कि कोई भी पेड़ आपको दे दिया और आपको पूछा जाए अलोंग द ग्रेन स्ट्रेंथ ज्यादा होगी या अक्रॉस द ग्रेन, तो टिम्बर जो है उसमें हमेशा अलोंग द ग्रेन स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। बाकी जो मेटल्स वगैरह है या स्टोन वगैरह है वहां अक्रॉस द ग्रेन ज्यादा होती है, टिम्बर में अलोंग द ग्रेन्स स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। अब अलोंग द ग्रेन्स का मतलब है, जैसे कोई टिम्बर है, ये पेड़ था, इसके ऊपर ये ग्रेन्स जो दिख रहे हैं आपको कैसे दिख रहे हैं, इस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन। इसके ऊपर अगर मैं लोड लगाऊंगा, ऐसे वर्टिकल लोड लगाया, तो ये ज्यादा स्ट्रेंथ देगा इन कंपेरिजन यहाँ से। अब ये जैसे देखो, अगर मैं परपेंडिकुलर लोड लगा रहा हूँ, ये ग्रेन्स के परपेंडिकुलर लगेगा, तो इसको मैं बोलूंगा अक्रॉस द ग्रेन, और ये जो है ये है मेरा अलोंग द ग्रेन। तो टिम्बर में हमेशा अलोंग द ग्रेन इज ऑलवेज ग्रेटर देन अक्रॉस द ग्रेन। ठीक है, लेकिन जो कॉनिफर है उसमें तो अक्रॉस द ग्रेन बहुत ही कम होती है, लेकिन डिसिडस में लगभग नियर बाय होती है। ठीक है, तो इसको कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग इन बोथ द डायरेक्शन अलोंग एंड अक्रॉस द ग्रेन। अब हार्टवुड, हार्टवुड भी अपन अभी आगे देखेंगे क्या होता है। तो इसमें जो हार्टवुड है एंड सैपवुड, हार्टवुड और सैपवुड दो अलग अलग पार्ट्स होते हैं टिम्बर के, वो कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड, यानी कि अलग अलग नहीं कर सकते आप किसमें, कोनिफर्स में। लेकिन डिसिडस में आपको हार्टवुड और सैपवुड आप आसानी से अलग कर सकते हो, यानी कि आप बता सकते हो कि ये हार्टवुड है और ये सैपवुड है। अब ये दोनों क्या होता है अपन थोड़ी सी देर, 2 स्लाइड के बाद वो भी देख लेंगे। ठीक है, फिर देखते हैं, ये तो क्लासिफिकेशन था फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ग्रोथ, यानी कि जैसे ग्रोथ हो रही है उसके हिसाब से। सेकंड क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के हिसाब से 3 ग्रुप है, ग्रुप ए बी सी। अब जो मॉड्यूलस ए ग्रुप है उसमें मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इन बेंडिंग जो है इट शुड बी ग्रेटर देन 12.5 किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। इससे ज्यादा होनी चाहिए 12.5 किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, या आपसे अगर न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में पूछे या मेगा पास्कल में पूछे तो क्या हो जाएगा, आपको इसको डिवाइड बाय 10⁻³ कर लेना है। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इन बेंडिंग जो होती है 9.8 से लेके 12.5 के बीच में होती है ग्रुप बी की, और जो ग्रुप सी है वो 5.6 से 9.8 किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के बीच में होगी। तो ये तीनों वैल्यू आपको याद करनी है, 5.6 से 9.8 ग्रुप सी, 9.8 से 12.5 ग्रुप बी एंड ग्रेटर देन 12.5 ग्रुप ए। क्वेश्चन आया हुआ है ईएस में। फिर आता है थर्ड क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से, यानी कि जो उम्र है उनकी, कितना लंबा वो टिम्बर चल सकता है उसके बेसिस पे। फर्स्ट जो है हाई ड्यूरेबिलिटी। हाई ड्यूरेबिलिटी मतलब एवरेज लाइफ जो होती है 120 मंथ्स एंड अबव, यानी कि 10 ईयर से ज्यादा, यानी कि जो एवरेज लाइफ होगी 10 ईयर से ज्यादा होगी तो हम उसको बोलेंगे हाई ड्यूरेबल। मॉडरेट ड्यूरेबल की 5 to 10 ईयर्स यानी कि 60 to 120 मंथ्स, और लो ड्यूरेबल लेस देन 5 ईयर्स यानी कि 60 मंथ से कम होगी। तो जिसकी लाइफ ग्रेटर देन 10 ईयर उसको हम लोग बोलेंगे हाई ड्यूरेबल, जिसकी 5 to 10 ईयर होगी मॉडरेट ड्यूरेबल, और जिसकी 5 ईयर से भी कम हो जाएगी वो क्या आ जाएगा, लो ड्यूरेबल में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया क्लासिफिकेशन। इसके बाद हमें उसका स्ट्रक्चर देखना। अभी जैसे हमने कई नाम पढ़े, एनुअल रिंग्स पढ़ा, मेडुलरी रेज पढ़ा, सैपवुड पढ़ा, हार्टवुड पढ़ा, ये सब क्या है ये अभी स्ट्रक्चर के अंदर आएंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर हम लोगों को दो तरह से, हम ट्री का स्ट्रक्चर दो तरह से देख सकते हैं, एक मैक्रो स्ट्रक्चर, एक होता है माइक्रो। मैक्रो का मतलब आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, माइक्रो में आपको आंखों के आगे माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा। इनके विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप जो स्ट्रक्चर देखा जाता है वो होता है माइक्रो स्ट्रक्चर, एंड विद द नेक्ड आइज जो आप मतलब खुली आंखों से या नंगी आंखों से जो आप देखते हैं उसको बोलते हैं मैक्रो स्ट्रक्चर। अब ये जो माइक्रो स्ट्रक्चर है ये तो अपने काम का नहीं, क्योंकि ये बॉटनी का काम, अपन सिविल इंजीनियर है, अपन का माइक्रो स्ट्रक्चर एक एक चीजें देखते फिरेंगे।
अपने को ऊपर ऊपर से मोटे तौर पर देखना है। तो हमें इस हमारे लिए काम का है मैक्रो स्ट्रक्चर। माइक्रो स्ट्रक्चर किसके काम का है? बॉटनी वालों के लिए, इनकी जो फूल पत्ती वाले डॉक्टर होते हैं उनके काम का है, अपने काम का नहीं, अपने इंजीनियरों के ये काम का है। द मैक्रो स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर ऑफ वुड विजिबल टू द नेक्ड आई और एट अ स्मॉल मैग्निफिकेशन इज कॉल्ड मैक्रो स्ट्रक्चर। अब फिगर दिख रहा है आपको एक्सोजीनियस ट्री का, ये रहा मैक्रो स्ट्रक्चर। तो देखो मैक्रो स्ट्रक्चर में क्या क्या दिख रहा है आपको, ये जो इसका तना काटा हुआ आपको क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, तो सेंटर में जो सबसे डार्क होगा उसको आप लोग क्या बोलेंगे? पित, पित या फिर मेडुला, ठीक है। अब इसके जस्ट देखो आपको ये रिंग्स दिख रही है, ये सारी रिंग्स एक एक करके आपको रिंग्स दिख रही है, ये सारी रिंग्स क्या कहलाती है? अपने एनुअल रिंग्स। और ये जो रेज दिख रही है ये वाली, ये देखो ये ऐसे रेज जा रही है, ये रेज आ रही है, ये यहाँ पे भी ऐसे, तो इन रेज को हम लोग क्या बोलते हैं? मेडुलरी रे। क्या बोलते हैं? मेडुलरी रेज, ठीक है। अब ये पित्त के जो सराउंडिंग में होता है इनर पार्ट, उसको हम लोग बोलते हैं हार्टवुड। अभी सबकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। और हार्टवुड के बाद आता है सैपवुड। तो हमने अभी देखा कि जो अपना कोनिफर्स था उसके अंदर हम लोग इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे थे, इनको दोनों को अलग अलग नहीं पता चल रहा था, लेकिन अपना जो डिसिडस था उसमें हम लोग डिस्टिंग्विश कर पा रहे थे। इट मीन्स इट इज अ कैसा पेड़ है? ये अपना डिसिडस है। फिर देखो अब सैपवुड के बाद एक लेयर आती है जिसके अंदर पूरा का पूरा जो मटेरियल होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए, जो पानी वगैरह होता है, जो मिनरल्स वगैरह होते हैं, वो यहाँ पर चल रहे होते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं कैम्बियम लेयर। क्या बोलते हैं? कैम्बियम लेयर। उसके बाद कैम्बियम लेयर के बाद आएगा आपको अंदर की तरफ वाला इनर बार्क, और बाहर की तरफ वाला आएगा आउटर बार्क। आउटर बार्क को एक और नाम है कोर्टेक्स, आप कोर्टेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें, अब ये जो हर एक रिंग है, अपन अगर मेरे को इस पेड़ की उम्र ज्ञात करनी है तो मैं ये बता सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैं कह सकता हूँ कि 10 साल का, ठीक है। गिनने में कोई गड़बड़ होगी तो एक आध और देख लेना, कम ज्यादा, लेकिन इतने का है लगभग। तो ये अपने स्ट्रक्चर देखा, वो तो अच्छा खासा स्ट्रक्चर था, ये बिना कलर वाला स्ट्रक्चर था। तो ये जो सेंटर में डार्क पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पित्त बोलते हैं, ठीक है। इसके जो सराउंडिंग जो रेज होगी कुछ एक दूरी तक, यानी कि इनर एनुअल रिंग्स को हम लोग बोलते हैं हार्टवुड। उसके बाद वाले एनुअल रिंग्स को हम लोग बोलते हैं सैपवुड। ये जैसे यहाँ तक मान लो हार्टवुड था, तो यहाँ से बाद में क्या हो जाएगा? ये पूरा सैपवुड हो जाएगा। सैपवुड के जस्ट बाहर जो है कैम्बियम लेयर है, यहाँ पर पूरा का पूरा किस में रहता है? मास जो रहता है किस में रहता है? जनरली लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म विद हाई विस्कोसिटी, ठीक है। अब इसको हम लोग बोलते हैं कैम्बियम लेयर। इस कैम्बियम जो प्लांट की ग्रोथ होती है इसी की वजह से होती है, मेनली जो मिनरल्स वगैरह पानी वगैरह मिलता है इसी की वजह से। उसके बाद ये जो बार्क है, छाल है, छाल के अंदर वाले हिस्से को इनर बार्क और बाहर वाले हिस्से को हम लोग आउटर बार्क बोलते हैं। और ये जो रेज है जो बांध के रख रही है, पकड़ के रख रही है इनर जो एनुअल रिंग्स को, उसको हम लोग बोलते हैं मेडुलरी रेज। अब एक एक करके डेफिनेशन देखते हैं। तो सबसे पहले पित्त। पित्त क्या है? द इनर मोस्ट सेंट्रल पोर्शन और कोर ऑफ द ट्री। आपसे क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में दे देगा द इनर मोस्ट और कोर ऑफ द ट्री इज नोन एज पित्त और मेडुला। दोनों वर्ड आपको याद रखना है, पित्त या फिर मेडुला। इट कंसिस्ट ऑफ अ सेल्यूलर टिश्यू विच नरिशेस द प्लांट इन इट्स यंग एज। ये भी दे सकता है कि ऐसा कौन सा पार्ट होता है जो प्लांट को यंग एज में तो नरिश करता है लेकिन बाद में उसका कोई रोल नहीं रहता है। जैसे कि हमने देखा, हम जब पेड़ बहुत ही छोटी उम्र में होता है, कम होता है, तो उसका जो डायमेंशन होता है, जो थिकनेस होती है या जो डायमीटर होता है बहुत ही कम होता है। तो शुरुआत में पित्त वगैरह ये जो होता है सब अलग अलग नहीं होते, शुरुआत में सिर्फ पित्त होता है। तो पित्त ही उसको बड़ा करता है, फिर उसको हार्टवुड। देखो सबसे पहले तो पेड़ में क्या आएगा? पित्त आएगा। पित्त के बाद उसमें क्या होता है? सैपवुड होता है। पित्त के बाद उसमें क्या होता है? सैपवुड। अब सैपवुड क्या होता है? धीमे धीमे क्या होता है? चेंज होता जाता है, धीमे धीमे सैपवुड बढ़ता जाता है। अब सैपवुड बढ़ता जाएगा, सॉरी, पित्त के बाद जो आता है अपने कैम्बियम लेयर होती है। कैम्बियम लेयर क्या होगा? बढ़ती जाएगी। तो वो क्या होगा? कैम्बियम लेयर अंदर की तरफ वाली कन्वर्ट हो जाएगी सैपवुड में, ठीक है। और बाहर चलती जाए, बाहर की तरफ बढ़ती जाएगी, अंदर की तरफ वो क्या हो जाएगी? सैपवुड में कन्वर्ट हो जाएगा। और सैपवुड धीमे धीमे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हार्टवुड में। और पीछे अंदर वाला जो सैपवुड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? हार्टवुड में। ऐसे करके प्लांट की ग्रोथ होती है, ठीक है। तो बाहर की तरफ कैम्बियम लेयर बढ़ती जाएगी, अंदर की कैम्बियम लेयर सैपवुड में कन्वर्ट हो जाएगी, अंदर का सैपवुड किस में कन्वर्ट हो जाता है? हार्टवुड में।
तो शुरुआत में तो और कुछ होता नहीं, सिर्फ पित्त ही होता है। तो जो शुरुआत में यंग एज में होता है, जब वो 1-2 साल की उम्र का हो या 4-5 साल की उम्र तक का होता है, तब तक सिर्फ उसमें क्या होता है, पित्त होता है, यानी बहुत ही कम डायमेंशन होता है। 1-2 साल तक जनरली तो बहुत ही कम उसकी थिकनेस होती है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पित्त बोलते हैं। तो शुरुआत में जो यंग एज में उसको नरिशमेंट मिलता है या उसको जो मिनरल्स वगैरह मिलते हैं, उसकी जो ग्रोथ होती है किसकी वजह से होती है, पित्त की वजह से। बट जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, पित्त जो होता है वो डाई हो जाता है, यानी डिके हो जाता है, उसका रोल ही खत्म हो जाता है, ठीक है। बट व्हेन इट बिकम्स old, it dies up with decay and the sap of the wood is carried by the fibers around the tip। यानी कि जो सैप होता है वो कौन ले जाता है, जो फाइबर्स होते हैं अराउंड द, यानी कि जो एनुअल रिंग्स है वो कैरी कर लेती है आगे की तरफ, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड पोर्शन था हार्टवुड, द इनर एनुअल रिंग्स। हार्टवुड की डेफिनेशन यही है, द इनर एनुअल रिंग्स। आपसे पूछ लिया द इनर एनुअल रिंग्स, तो आपको सैपवुड नहीं बोलना है, हार्टवुड बोलना है, और ना ही आपको पित्त बोलना है। पित्त होता है इनर मोस्ट पार्ट। ये जो डेफिनेशन लिखी एग्जैक्टली ऐसे के ऐसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। द इनर एनुअल रिंग्स सराउंडिंग द पित्त आर नोन एज हार्टवुड। इट इज डार्क इन कलर। कलर भी याद रखना है, ये तो बहुत ज्यादा डार्क होता है, इससे थोड़ा कम डार्क होता है। विच इंडिकेट्स द डेड पोर्शन ऑफ द ट्री, यानी कि ये भी डेड हो चुका है, पित्त भी डेड हो चुका है, हार्टवुड भी डेड हो चुका है। बट पित्त की वजह से ना तो कोई स्ट्रेंथ मिलती है आपको बाद में, लेकिन हार्टवुड है उसकी वजह से ये इम्पार्ट्स रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ जो है कौन प्रोवाइड कराता है आपके पेड़ को, हार्टवुड प्रोवाइड कराता है। बट हार्टवुड डज नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन इट्स ग्रोथ, यानी कि ना तो पित्त तो शुरुआत में एक्टिव ग्रोथ में पार्ट लेता है, लेकिन हार्टवुड तो कभी ले ही नहीं रहा। हार्टवुड तो आपका कभी भी उसकी ग्रोथ में पार्ट नहीं ले रहा है। तो ये ध्यान रखना, हार्ट जो पेड़ में स्ट्रेंथ वगैरह जो टिम्बर में होती है वो सब किसकी वजह से होती है, हार्टवुड की वजह से। जो स्ट्रेंथ रिजिडिटी वगैरह जो होती है वो किसकी वजह से होती है, हार्टवुड, और उसकी वजह से पेड़ की जो है ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, इनकी उम्र बढ़ जाती है। फिर आया सैपवुड, द आउटर एनुअल रिंग्स। देखो हार्टवुड में था इनर एनुअल रिंग्स, तो यहाँ पर है द आउटर एनुअल रिंग्स बिटवीन द हार्टवुड एंड कैम्बियम लेयर। बिटवीन द हार्टवुड एंड कैम्बियम लेयर, यही डेफिनेशन है इसकी एग्जैक्टली, ठीक है। इज नोन एज सैपवुड। इट इज लाइट इन कलर, ये डार्क था हार्टवुड, ये है लाइट इन कलर एंड वेट, विच इंडिकेट्स दैट इट टेक्स एक्टिव पार्ट इन द ग्रोथ। तो अब आपको ये ध्यान रखना है, एक्टिव ग्रोथ में कौन पार्ट ले रहा है, सैपवुड ले रहा है। हार्टवुड और पित्त का कोई एक्टिव ग्रोथ में रोल नहीं है, ठीक है। It takes active part in the growth of tree by allowing the movement of sap through it. It is also known as alburnum। इसका सेकंड जो नाम है उसको alburnum भी बोलते हैं। आप इनके एक्स्ट्रा जो नाम है वो भी याद रखिए, क्योंकि एग्जाम अब धीमे धीमे पैटर्न चेंज हो रहा है तो नए तरीके से भी दे सकता है। तो सैपवुड को एल्बर्नम बोलते हैं, पित्त को मेडुला बोलते हैं, हार्टवुड को हार्टवुड ही बोलते हैं। फिर आता है कैम्बियम लेयर। अब देखो कैम्बियम लेयर की डेफिनेशन देखो, थिन लेयर ऑफ सैप बिटवीन सैपवुड एंड इनर बार्क। बिटवीन सैपवुड एंड इनर बार्क का जो थिन लेयर होती है सैप की, उसको हम लोग बोलते हैं कैम्बियम लेयर। इट इज द पोर्शन ऑफ ट्री विच इज नॉट बीइंग कन्वर्टेड इनटू सैपवुड, यानी कि अभी तक ये सैपवुड में कन्वर्ट नहीं हुआ। मैंने आपको बताया कि शुरुआत में सिर्फ पित्त होता है, उसके बाद कैम्बियम लेयर कन्वर्ट होती है सैपवुड में, और सैपवुड कन्वर्ट होता है आपका हार्टवुड में। तो आपको ध्यान रखना है, तो कैम्बियम लेयर वो सैप है जो अभी तक सैपवुड में कन्वर्ट नहीं हुआ है, या जो पोर्शन ऑफ ट्री वो है, वो पोर्शन ऑफ ट्री है जो अभी भी सैपवुड में कन्वर्ट नहीं हुआ, यानी कि हेंस इट डिसाइड्स द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ ट्री। मैंने क्या बोला, ग्रोथ किसकी वजह से होती है, इसी की वजह से होती है, मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया। अब ये ध्यान रखना कि किसी भी कारण से अगर आपका जो कैम्बियम लेयर है एक्सपोज हो जाए एनवायरमेंट में, यानी कि जो उसकी बार्क होती है वो आप वहां से हटा दो, तो वो जो पेड़ है वो वहीं मर जाएगा, यानी कि उसकी डेथ हो जाएगी, वो डिके हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इफ फॉर एनी रीजन bark of the tree is exposed, cells in cambium layer ceases to be active resulting in the death of tree। यानी कि आपको अगर किसी पेड़ को मारना है तो सिर्फ और सिर्फ उसकी बार्क वहां से रिमूव कर दो, पेड़ अपने आप थोड़े टाइम बाद खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उस पर एनवायरमेंटल इफेक्ट्स अब ज्यादा होंगे, और उसकी जो प्रोटेक्टिव करने वाली जो लेयर थी अब वो कोई नहीं। जो ये शुरुआत की बात है यंग एज में ना, एक बार पेड़ बड़ा हो गया उसके बाद नहीं मरेगा वो। जैसे बहुत बड़ा पेड़ होता है वो नहीं मरता, उसमें थोड़ी ताकत रहती है। फिर आता है इनर बार्क। इनर बार्क, द इनर स्किन और लेयर कवरिंग द कैम्बियम लेयर इज नोन एज इनर बार्क। आउटर बार्क, द प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइडेड अराउंड द कैम्बियम लेयर इज नोन एज बार्क। इट इज ऑल्सो नोन एज कोर्टेक्स। आउटर बार्क को कोर्टेक्स भी बोलते हैं। फिर मेडुलरी रेस था,
द थिन रेडियल फाइबर एक्सटेंडिंग फ्रॉम पिथ टू कैम्बियम लेयर। ये सिर्फ कैम्बियम लेयर तक है, आगे नहीं है, बार्क तक नहीं है, ठीक है। मेडुलरी रेस सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक होते हैं, अपने कैम्बियम लेयर तक। कहाँ से, पिथ से कैम्बियम लेयर तक। द पर्पज ऑफ दीज रेज इज टू होल्ड द एनुअल रिंग्स ऑफ सैपवुड एंड हार्डवुड इन पोजिशन। यानी कि जो एनुअल रिंग्स होती है उनको पकड़ के रखने का, होल्ड रखने का काम कौन करता है, यही मेडुलरी रेस। उसके बाद आता है एनुअल रिंग्स। दीज आर द कॉन्सेंट्रिक सर्कल या लेयर्स ऑफ वुड नोन एज ग्रोथ रिंग्स और एनुअल रिंग्स। एनुअल रिंग्स को हम लोग ग्रोथ रिंग्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या डिनोट करता है, उसकी ग्रोथ को डिनोट करता है। हर साल नई रिंग आती है, उससे हम लोग उसकी एज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। दीज रिंग्स आर एडेड ईच ईयर। एज ऑफ ए ट्री कैन बी डिटरमाइंड बाय द काउंटिंग नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब माइक्रो स्ट्रक्चर मैंने बोला अपने काम का नहीं है तो छोड़ देते हैं, वैसे भी कुछ है नहीं। इसके बाद जो है ये आया है स्लाइड जो है पॉइंट्स टू रिमेंबर। सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड आपके मैं बता रहा हूँ इस पूरे में ये है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक का क्वेश्चन जरूर आता है। सबसे पहले वो पूछता है टिम्बर कैसा है। टिम्बर बाय नेचर जो होता है हाइग्रोस्कोपिक यानी कि एटमॉस्फेयर से ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा, एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। यानी कि इट विल एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। जो भी एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है उससे ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। लकड़ी अपन ने देखा है जनरली बारिश के सीजन में जो लकड़ी के दरवाजे खिड़की हो जाते हैं, वो खिड़की जो होते हैं वो टाइट क्यों हो जाता है, क्योंकि वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसीलिए, ठीक है। टिम्बर इज एन आइसोट्रोपिक इन नेचर। कैसा होता है, एन आइसोट्रोपिक। ना तो आइसोट्रोपिक सोचना है, ना ही होमोजीनियस, दोनों ही नहीं होता, एन आइसोट्रोपिक इन नेचर होता है। ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन आता है कि टिम्बर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इट इज एन आइसोट्रोपिक, ठीक है। फिर आता है कभी कभी आपने देखा होगा लकड़ी का वेट पूछते हैं, तो लकड़ी का जो वेट होता है, वेट ऑफ अ टिम्बर, वो कहां पर नोट किया जाता है, जब उसमें 12% मॉइस्चर कंटेंट है। एट 12% मॉइस्चर कंटेंट पे उसका वेट लिया जाता है। ये किसने बोला, एज पर IS कोड यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड कोड ने, तो अपना इसमें कोई रोल नहीं। अगर मेरे को किसी लकड़ी का वेट लेना है तो मैं उसका ड्राई वेट नहीं लूंगा, जब उसके अंदर 12% मॉइस्चर कंटेंट है तब उसका वेट लूंगा, ठीक है। तो अगर आपने बोला कि इसका सूखा वेट, मान लो किसी लकड़ी का आपने बोला कि ये जो इसका ड्राई वेट है 20 kg है, तो इट डजेंट मीन, उसका कोई मतलब नहीं है। जब आप उसमें 12% मॉइस्चर होगा तब जो वेट लोगे वही मान्य होगा। क्यों, क्योंकि कितनी भी आप उसको ड्राई करा लो, वो नेचर से, एटमॉस्फेयर से हाइग्रोस्कोपिक नेचर होने के कारण मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगी, तो ड्राई तो रहेगी नहीं कभी। लकड़ी जो है कभी भी ड्राई रहेगी नहीं, इसलिए हम लोग जनरली 12% मॉइस्चर कंटेंट पे उसका वेट लेते हैं। अब मॉइस्चर कंटेंट अगर हमें लकड़ी के दरवाजे बनाने हैं तो उस लकड़ी में 12 से 20% मॉइस्चर कंटेंट हो सकता है, नो प्रॉब्लम। और अगर विंडोज बनाने हैं तो मेरे को 10 to 16% वाटर कंटेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये पूछा जाता है स्ट्रक्चरल एलिमेंट, अगर मेरे को डोर्स हैं, डोर में वाटर कंटेंट जो होता है 12 to 20% और विंडोज में होता है 10 to 16%। नेक्स्ट देखते हैं फाइबर सेचुरेशन पॉइंट। एक वर्ड होता है फाइबर सेचुरेशन, इसका मतलब ये जो मॉइस्चर की मैं बात कर रहा हूँ, ये मॉइस्चर दो जगह प्रेजेंट होता है। एक होता है सेल वॉल्स में एंड सेल कैविटीज। क्या होता है, सेल वॉल्स एंड सेल कैविटीज। सेल कैविटीज में जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्री वाटर, और जो सेल वॉल के अंदर होता है उसको हम लोग बोलते हैं बाउंड वाटर। यानी कि ये पानी जो है आसानी से आपका जाएगा नहीं, यानी कि आप अगर उसको सुखाओगे लकड़ी को तब भी बाउंड वाटर आसानी से नहीं जाएगा, सबसे लास्ट में ये यहाँ से रिमूव होगा। और जो फ्री वाटर होता है, जो सेल कैविटीज के अंदर, सेल की खाली जगहों में जो होगा वो आसानी से रिमूव हो जाएगा। तो वो पॉइंट जहां पर आपका फ्री वाटर तो है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके पास बाउंड वाटर, इट मींस सेल कैविटीज आर एम्प्टी एंड सेल वॉल्स आर सैचुरेटेड। यानी कि सेल बाउंड वाटर पूरा का पूरा पड़ा है लेकिन फ्री वाटर आपका बिल्कुल भी नहीं। उस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, फाइबर सैचुरेशन पॉइंट। तो अगर कोई आपसे पूछे कि पहले कौन सा पानी रिमूव होगा, तो हमेशा लकड़ी को सुखाने पे पहले फ्री वाटर रिमूव होगा, उसके बाद बाउंड वाटर रिमूव होगा। तो अगर फ्री वाटर बिल्कुल भी नहीं है, उस पॉइंट को मैं बोलूंगा फाइबर, बाउंड वाटर पड़ा है लेकिन फ्री वाटर नहीं है, वो पॉइंट मेरा क्या कहलाएगा, फाइबर सैचुरेशन पॉइंट। ये ध्यान रखना है, पूछा जाता है फाइबर सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है, इस परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट एट विच सेल वॉल्स आर सैचुरेटेड, सेल वॉल सैचुरेटेड बट सेल कैविटीज कंटेन नो वाटर, ठीक है। इनकी फ्री वाटर बिल्कुल भी नहीं है, बाउंड वाटर है।
अब जो अपने लकड़ी है उसका श्रिंकेज कब होगा, जब बाउंड वाटर उसने लूज करना स्टार्ट करे। फ्री वाटर जब तक लूज होगा तब तक उसमें बिल्कुल भी श्रिंकेज नहीं आएगा, यानी कि सिकुड़ेगी नहीं, लकड़ी का जैसा वॉल्यूम है वैसा ही रहेगा। लेकिन जैसे ही फाइबर सेचुरेशन पॉइंट से उसका वाटर कंटेंट या मॉइस्चर कंटेंट नीचे जाने लगा, यानी कि बाउंड वाटर लूज करना उसने स्टार्ट करा, वैसे वैसे उसका श्रिंकेज होना भी चालू हो जाएगा। यानी कि ड्राइंग बिलो फाइबर सेचुरेशन पॉइंट लीड्स टू श्रिंकेज। ठीक है, नेक्स्ट, श्रिंकेज ऑफ टिम्बर जो होता है, पूछा गया सवाल है, ऑफ टिम्बर इज मैक्सिमम अलोंग सर्कमफ्रेंस। इनकी आपने देखा लकड़ी जो है जनरली क्या होती है, उसका डायमीटर कम होता है और लेंथ जो होती है उसकी ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा जो होगा, जैसे ये पेन है, ये इसका सर्कमफेरेंस है, ये इसकी लेंथ है, और ये इसका क्या है, अलोंग रेडियस वाला पोर्शन। अलोंग रेडियस वाला पोर्शन ये आपके जो सामने दिख रहा है। सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा, इसके राउंड गोल गोल चक्कर मारेंगे। और लेंथ क्या हो जाएगी ये। तो अगर पूछा जाए तो इसका जो श्रिंकेज होगा मैक्सिमम का होगा, इसका श्रिंकेज होता है मैक्सिमम अलोंग सर्कमफेरेंस। मैक्सिमम अलोंग सर्कमफेरेंस होता है, कहाँ होता है, मैक्सिमम अलोंग सर्कमफेरेंस। मॉडरेट अलोंग रेडियस, यानी कि बीच में रहेगा रेडियस में, और मिनिमम अलोंग लेंथ। लेंथ के अलोंग इसका श्रिंकेज होगा, यानी कि वॉल्यूम जो रिडक्शन होगा वो सबसे कम, लेंथ उसकी जो होगी उसमें रिडक्शन सबसे कम होगा, सर्कमफेरेंस में उसका रिडक्शन बहुत ज्यादा होगा, और मॉडरेटली किसमें होगा, रेडियस में रिडक्शन। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है दो तरह से फाइंड आउट की जा सकती है। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था, अलोंग द ग्रेन एंड अक्रॉस द ग्रेन। अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है, मैंने वही बता दिया था कि अलोंग द ग्रेन इज ऑलवेज मोर इन कंपैरिजन टू अक्रॉस द ग्रेन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, टिम्बर इज वीकेस्ट। तो ये पूछा जाता है टिम्बर वीकेस्ट किसमें है। टिम्बर इज वीकेस्ट इन शियर और स्ट्रॉन्गेस्ट इन टेंशन। जैसे अपन ने कॉन्क्रीट में देखा, तो कॉन्क्रीट क्या था, स्ट्रॉन्गेस्ट इन कंप्रेशन था और वीकेस्ट इन टेंशन था। ठीक है, लेकिन ये जो है स्ट्रॉन्गेस्ट इन टेंशन होता है टिम्बर, और वीकेस्ट इन शियर होता है। दैट इज, इसका मतलब जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है इसके अलोंग द ग्रेन इज 2 to 4 टाइम्स ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। यानी कि अलोंग द ग्रेन इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है उससे 2 से 4 गुना ज्यादा होती है इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ। अगर आपसे कोई माइल्ड स्टील की पूछे कि टेंसाइल स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में क्या रिलेशन है, तो वहां पर होती है 1। क्योंकि आपने कभी भी गौर करा हो तो हमने माइल्ड स्टील का आज तक कंप्रेसिव टेस्ट नहीं करा है। हम हमेशा क्या करते हैं, टेंसाइल टेस्ट। क्यों करते हैं, क्योंकि उसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है टेंशन और कंप्रेशन में सेम आता है। इट मींस इट इज इक्वली स्ट्रॉन्ग इन टेंशन एंड कंप्रेशन। जिसका जितना मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होगा, चाहे टेंशन में होगा तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा, अगर कंप्रेशन में है तो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा। और अगर दो मटेरियल की आपस में कंपैरिजन हो रहा है तो जिसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये आपको 2-4 चीजें ध्यान रखनी। अब जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है जनरली कितना होता है, हमने बेसिस क्लासिफिकेशन तो कर लिया था, बट एक रेंज होगी। तो रेंज होती है 0.5 से लेके 1 × 10⁴ एम्पियर। 0.5 से लेके 1 × 10⁴ एम्पियर। और इसकी जो लॉन्गिट्यूडनल टू ट्रांसवर्स डायरेक्शन का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो 1:2 होता है। जनरली 1 to 2 टाइम्स होता है, यानी कि 1 से 2 गुना होता है। यानी कि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ज्यादा आएगा एज कंपेरिजन टू ट्रांसवर्स डायरेक्शन। यही हो गया ना, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन मतलब अलोंग द ग्रेन, उसकी अलोंग द ग्रेन क्या होती है, ज्यादा होती है इन कंपेरिजन टू अक्रॉस द ग्रेन। ठीक है, इसीलिए मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा आने की वजह से इसकी जो स्ट्रेंथ होती है अलोंग द ग्रेन ज्यादा होती है इन कंपेरिजन टू अक्रॉस द ग्रेन। और वो कितनी ज्यादा होती है, लगभग 1 से 2 गुना। नेक्स्ट, अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टिम्बर। हमें जो लकड़ी चाहिए उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, तब हम उसको अच्छा मानेंगे। तो सबसे पहला, अपीयरेंस। A freshly cut surface of timber should exhibit hard and shining appearance। एक तो हार्ड होना चाहिए, एकदम सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। यानी कि उसको नाखून वगैरह से मैं अगर कुरेद रहा हूं तो उस पर अगर निशान पड़ रहा है या वो आसानी से उसको कुरेद पा रहा हूँ, इंप्रेशन पड़ रहा है, इट मीन्स इट इज सॉफ्ट। तो इतना सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए। एंड ऑफ शाइनिंग अपीयरेंस, वो जो है चमकदार होना चाहिए। फ्रेशली कट जो टिम्बर है वो चमकदार होना चाहिए। अगर डल है इट मीन्स वो पहले ही मर चुका है, अभी नहीं है। जो कट करा है उसके बाद नहीं मरा, इसका मतलब वो पहले ही मर चुका है। ठीक है, तो कलर शुड बी प्रिफरेबली डार्क। सॉफ्ट हो, अगर लाइट कलर होगा तो हमने क्या देखा था, सॉफ्ट वुड मिलेगा। जितना कलर डार्क, जितना, अब इसका डार्क का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल काला हो जाए, इतना डार्क भी नहीं, मतलब ठीक ठाक डार्क होना चाहिए, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि अच्छा है, उसकी स्ट्रेंथ जो है गुड है।
डिफेक्ट तो होना ही नहीं चाहिए। अ गुड टिम्बर शुड बी फ्री फ्रॉम सीरियस डिफेक्ट्स सच एज नोट्स, फ्लॉस, शेक्स एक्सेट्रा, यानी कि उसके अंदर कोई डिफेक्ट्स होने ही नहीं चाहिए। अब ये कौन कौन से डिफेक्ट्स होंगे हम आगे पढ़ लेंगे। फिर हम लोग बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी। अ गुड टिम्बर शुड बी ड्यूरेबल एंड कैपेबल ऑफ रेजिस्टिंग द एक्शन ऑफ फंगाई, यानी कि जो भी फंगस वगैरह है, इंसेक्ट्स है, केमिकल्स है, फिजिकल एजेंसीज या मैकेनिकल एजेंसी, यानी कि जो भी वेदरिंग एजेंसी या जो भी उसको नुकसान पहुंचा सकता है लकड़ी को, कीड़े मकोड़े हो, चाहे बरसात का पानी हो, चाहे कोई हवा हो, चाहे कोई भी रीजन हो जिस वजह से उसको नुकसान पहुंच सकता है, उसके अगेंस्ट वो थोड़ा रेजिस्टिंग एक्शन होना चाहिए उसका। अगर रेजिस्टिंग एक्शन नहीं होगा तो आसानी से खराब हो जाएगा। फाइबर्स, द टिम्बर शुड हैव स्ट्रेट फाइबर, यानी कि ऐसे टेढ़े मेढ़े फाइबर नहीं, पेड़ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, ऐसा एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है। फायर रेजिस्टेंस, अ डेंस वुड ऑफर गुड रेजिस्टेंस टू फायर, इतना आसानी से भी आग नहीं पकड़ लेना चाहिए। अगर बहुत जल्दी लकड़ी आग पकड़ने लग गई तो फिर घरों में हम उसको काम में नहीं ले पाएंगे। घरों में काम में लेंगे तो पता चला कभी गलती से आग लग गई तो लोग जल जला के मर गए। तो थोड़ा टाइम मिलना चाहिए, इतना आसानी से आग नहीं पकड़ना चाहिए। वैसे तो फायर रेजिस्टेंस कम होता है लेकिन थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। फिर है हार्डनेस, अ गुड टिम्बर शुड बी हार्ड शेप, अ गुड टिम्बर शुड बी कैपेबल ऑफ रिटेनिंग इट्स शेप। पता चला हमने उसको एज सर्कल ऐसी ऐसी काम में लिया था पेन शेप का, पता चला थोड़े दिन बाद वो सर्कुलर शेप छोड़ के वो ये जो सिलेंड्रिकल शेप है इसको छोड़ के वो क्यूबॉइडल शेप का हो गया। तो ऐसा नहीं, अपने जो टेबल है, टेबल पता चला आगे जाके चेयर बन गई, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, यानी कि वो अपना शेप रेजिस्ट करना चाहिए। उसके बाद जो है स्मेल, अ गुड टिम्बर शुड हैव स्वीट स्मेल, बदबू नहीं आनी चाहिए, अच्छी खुशबू अच्छी आनी चाहिए, तभी हमें लगेगा। अगर खराब बदबू यानी कि उसकी स्मेल अच्छी नहीं आई, इट मीन्स वो पहले ही डिके हो चुका है, डिकम्पोज हो चुका है, उसके अंदर इंसेक्ट्स या फंगाई लग चुके हैं, अभी वो सेफ है ही नहीं इंसेक्ट्स और फंगाई से। इसका मतलब ये अनप्लीजेंट स्मेल इंडिकेट्स डिकेड टिम्बर, यानी कि पहले से खराब हो चुका। साउंड, अ गुड टिम्बर शुड गिव अ क्लियर रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक, आपस में अगर लकड़ी को टकराए तो उससे कैसी साउंड आनी चाहिए, क्लियर। अब जैसे मेरा जो टेबल है उसके ऊपर देखो मैं मारूंगा तो आवाज कैसे आ रही है, टक टक, अच्छी आवाज आ रही है। तो ऐसी आवाज आनी चाहिए, मेटेलिक टाइप साउंड आना चाहिए, रिंगिंग टाइप साउंड आना चाहिए। फिर जो है स्ट्रेंथ, अ गुड टिम्बर शुड बी सफिशिएंटली स्ट्रांग फॉर वर्किंग एज ए स्ट्रक्चरल मेंबर, यानी कि जिस काम के लिए उसको काम में ले रहे हैं, चाहे मैं बीम के लिए काम में ले रहा हूँ तो बीम पे क्या लोड आएगा, अक्रॉस द ग्रेन, तो वो अक्रॉस द ग्रेन उस लोड को कैरी करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर मैं उसको एज ए कॉलम काम में ले रहा हूँ तो उस पर क्या आएगा, अलोंग द ग्रेन, तो वो जो है उस लोड को कैरी करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। फिर है स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर शुड बी यूनिफॉर्म। फिर है टफनेस, अगर जो लकड़ी है उसके ऊपर कोई सामान गिर गया तो ऐसा पता चला कि इसके ऊपर कोई सामान गिरा अचानक से टूट गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड रेजिस्ट इम्पैक्ट, कोई भी लोड अचानक आएगा तो वो उसको रेजिस्ट करने की कैपेसिटी होना चाहिए। इट शुड है गुड, a good timber should be tough that is capable of offering resistance to shocks due to vibration, इनकी इम्पैक्ट लोडिंग के अगेंस्ट वो क्या होनी चाहिए, रेजिस्टेंस अच्छा होना चाहिए। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब हम लोग बात करते हैं प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर। प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर का सिंपल सा मतलब है कि जब वो पेड़ है, पेड़ से लेके हमारे घर तक वो जो टेबल कुर्सी बना है वो, या बेड बना है, बिस्तर बना, मतलब बिस्तर तो क्या, दरवाजा बना है, खिड़की बना है, तो वो पूरा प्रोसेस, यानी कि पेड़ जंगल से लेके अपने घर तक आने में उसके जो भी काम करें हमने, उन कामों को हम लोग बोलते हैं प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर। तो चार ऑपरेशंस होते हैं। फर्स्ट वन इज फेलिंग ऑफ ट्री, यानी कि पेड़ों को काटना। सेकेंड वन इज सीजनिंग ऑफ टिम्बर, अब जो पेड़ आपने काटा है उसके अंदर पानी तो होगा, तो उसकी सीजनिंग, उसको सुखाना। उसके बाद आता है कन्वर्जन ऑफ टिम्बर, और उसके बाद आता है उसका प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर। कन्वर्जन ऑफ टिम्बर का मतलब है सूटेबल शेप एंड साइज में, और प्रिजर्वेशन का मतलब है अब जो आपने उसको टेबल कुर्सी का रूप दे दिया है तो अब वो कम से कम ज्यादा से ज्यादा समय तक के लिए चले, ऐसा तो सेफ होना चाहिए, उसके लिए हम लोग करते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फेलिंग ऑफ ट्रीज से। फेलिंग ऑफ ट्रीज क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कटिंग डाउन और नॉकिंग डाउन द ट्रीज, यानी कि पेड़ों को काटने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं फेलिंग ऑफ ट्रीज। टू ऑब्टेन द टिम्बर इज रेफर्ड एज फेलिंग ऑफ ट्रीज। सिंपल सी बात है, पेड़ों को जो काटने का प्रोसेस। अब आप कोई भी पेड़ कब काटोगे, मैंने आज पेड़ लगाया, मतलब आज तो पौधा लगाऊंगा, डायरेक्ट पेड़ तो लगा नहीं सकता, तो पता चला मैं 2 साल बाद उसको कट कर रहा हूँ,
तो मेरे को लकड़ी का दरवाजा चाहिए तो मैं 2 साल बाद उसको कट कर रहा हूँ, तो ये तो मूर्खता होगी। यानी कि वो जो पेड़ है मेरे को उस टाइम काटना है जब इट इज कंप्लीटली मैच्योर, इट शुड बी मैच्योर्ड। ट्री जो है सफिशिएंट मैच्योरिटी अचीव कर ले उसी टाइम मेरे को उसको काटना है, ना तो मेरे को अंडर मैच्योर्ड काटना है ना मेरे को ओवर मैच्योर्ड। अंडर मैच्योर्ड का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, और अगर मैं ओवर मैच्योर्ड कट करूंगा तो इसका मतलब वो तो डिके हो चुका है, ओवर मैच्योर्ड यानी कि बूढ़ापे में। अब आप एक सिंपल सा एग्जांपल सोच के देखो, 3 जने हैं, एक बच्चा है, एक जवान है और एक बूढ़े अंकल है। अगर मैं तीनों को एक ही लोड दूंगा, मैंने मान लो तीनों को 40-40 केजी कैरी करने को दिया, तो सबसे आसानी से 40 केजी कौन कैरी करेगा? जो जवान आदमी होगा या जो जवान लड़का होगा वो करेगा, बच्चा भी और बूढ़े अंकल भी उसको लोड को कैरी नहीं कर पाएंगे। इट मीन्स हमें ना तो अंडर मैच्योर्ड चाहिए ना हमें ओवर मैच्योर्ड चाहिए, हमें कौन सा पेड़ जो चाहिए, इट शुड बी सफिशिएंटली मैच्योर्ड। अगर अंडर मैच्योर्ड होगा तो क्या होगा, सैपवुड जो होगा वो क्या होगा, एक्सेस में। और सैपवुड का मतलब क्या होता है, ग्रोथ हो रही है, उसकी ग्रोथ हो रही है। तो कैसा मिलेगा, ग्रोथ हो रही होगी तो इट इज वीक एंड सॉफ्ट टिम्बर मिलेगा। 2 साल का पेड़ आप काट के देख लेना, आपको लकड़ी जो मिलेगी बहुत ही सॉफ्ट मिलेगी। एंड इफ ओवर मैच्योर्ड ट्री इज कट, टिम्बर ऑब्टेन्ड इज ब्रिटल एंड डिकेड, वो आसानी से टूट जाएगा, डिकेड मिलेगा ओवर मैच्योर्ड। ठीक है, तो आपको क्या रखना है, कैसा, सिर्फ इट शुड बी प्रॉपरली मैच्योर्ड। नॉर्मल एज ऑफ कटिंग ऑफ ट्रीज जो होती है 50 से 100 साल में, क्या होती है 50 to 100 ईयर्स। कटिंग ऑफ ट्रीज मस्ट बी डन व्हेन सैप इज एट रेस्ट, जब उस पेड़ का सैप जो है अगर रेस्ट पे है उस टाइम उस पेड़ की कटिंग होनी चाहिए। यानी कि अगर सैपवुड रेस्ट में नहीं होगा, इट मीन्स पेड़ जो है उसकी क्या चल रही, ग्रोथ चल रही है। अगर ग्रोथ चल रही है तो भाई साहब वो अपने को क्या देंगे, दिक्कत देंगे। इसलिए अपने को ये चीजें ध्यान रखनी है कि जब उसकी ग्रोथ चल रही है तब हमें उसको नहीं काटना है, जब वो कंप्लीटली ग्रो हो जाए उसी टाइम उसको हमें काटना है। ठीक है, हेंस फेलिंग ऑफ ट्रीज इज अवॉइडेड इन ऑटम्स, यानी कि पतझड़ में हमें उसको अवॉइड करना है। क्यों, पतझड़ में पत्तियां वगैरह झड़ती है और स्प्रिंग में नई पत्तियां वगैरह आती है, तो ग्रोथ जो सबसे ज्यादा होती है जनरली स्प्रिंग में होती है। ठीक है, व्हेन द मूवमेंट ऑफ सैप जो होता है वहां पर ऑटम और स्प्रिंग में जो सैप का मूवमेंट होता है वो विग्रस होता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा होता है। रेस्ट में जनरली समर एंड विंटर्स में होता है। अगर हिली एरियाज है तो मेरे को वहां पर समर्स में पेड़ कट करना है। क्यों, क्योंकि विंटर्स में हिली एरिया में बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो हैवी रेनफॉल की वजह से जो पेड़ होगा उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होगा। लेकिन अगर मेरे को प्लेन रीजन्स है तो वहां पर मेरे को फेलिंग ऑफ ट्रीज जो करनी है इन विंटर करनी है प्लेन रीजन्स में। क्यों, क्योंकि अगर मैं समर्स में काटूंगा तो वहां पर जो मॉइस्चर कंटेंट है वो फटाफट कम होएगा। क्यों, क्योंकि गर्मियां पड़ती है, गर्मियों में समर में लॉस ऑफ मॉइस्चर जो होगा एक्सेस होगा, तो श्रिंकेज वगैरह ज्यादा होने के चांसेस है। अनइक्वल श्रिंकेज से बाद में दिक्कत हो सकती है। इसलिए मेरे को प्लेन रीजन में तो काटना है विंटर में और हिली रीजन में मेरे को काटना है समर में, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हिली रीजन में इट शुड बी कट इन समर्स, सॉरी विंटर्स नहीं, हाँ समर। हिली रीजन में मेरे को समर्स में और प्लेन रीजन में मेरे को विंटर में कट करना है। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप जो है अब सीजनिंग ऑफ टिम्बर। अब जो पेड़ है मैंने काट लिया, तो जो जनरली जो पेड़ होता है उसमें 50% जो होता है पानी होता है। क्या होता है, 50% मॉइस्चर कंटेंट होता है। तो पेड़ में 50% मॉइस्चर कंटेंट है। अब मेरे को 50% तो चाहिए नहीं। अब मैंने देखा था कि दरवाजों के लिए मुझे कितना चाहिए था, 12 से 20%, और विंडोज के लिए मुझे चाहिए था 10 से 16%, और उसका जो वेट ले रहा था मैं 12% पे ले रहा था। तो मेरे को 50% से तो यहाँ कम लाना है। तो इस 50% को 50% से मेरे को कहाँ तक लाना है, लगभग इस रेंज में 10 से 15% की रेंज में लेके आना है। अब ये जो 10 से 15% की रेंज होगी उस प्रोसेस को मैं क्या कहूँगा, 50 से 10-15% की रेंज में लाने को मैं बोलता हूँ सीजनिंग ऑफ टिम्बर, यानी कि उसको सुखाना। दिस वाटर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर एंड सैप। ये जो होता है किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मॉइस्चर एंड सैप की प्रेजेंस में, की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। Before utilizing the timber for any engineering purpose, water from it is to be removed, and the process of removing water from the timber is referred as seasoning. ठीक है, it is done under controlled conditions so as to carry out the equal drying। अगर equal drying नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, जो पेड़ होगा, जो लकड़ी की वो कैसे हो जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। आपने देखा होगा कि बारिश वगैरह में आपने कोई अगर लकड़ी वगैरह बाहर रखी है
तो वो गीली हो जाती। जब आप गर्म जब उसको वापस बाद में जब सूखती है तो उसका जो शेप होता है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वार्पिंग। तो अनइक्वल ड्राइंग की वजह से ये सब समस्याएं होने के चांसेस है। तो इसलिए आपको जो ड्राइंग कराना है वो इक्वल कराना है, यानी कि जो ये जैसे ये है, इसमें यहाँ पे भी इक्वल ड्राइंग होना चाहिए, इस कॉर्नर पे भी इक्वल ड्राइंग, इसके अंदर हार्टवुड जो है इसका वो भी इक्वल ड्राइंग होना चाहिए, और जो इसका सर्कमफेरेंस है वो भी कैसा होना चाहिए, इक्वल ड्राइंग, तब तो वो सही है। अदरवाइज इट विल हैव श्रिंकेज, क्रैक्स एंड वार्पिंग हो सकता है, ट्विस्टिंग भी हो सकता है। ठीक है, तो इट मस्ट बी डन अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन सो एज टू कैरी आउट द इक्वल ड्राइंग विच इज नॉट एंश्योर्ड इन अदर कंडीशन। अगर कंट्रोल्ड कंडीशन नहीं होगा तो ये जो होगा श्रिंकेज वगैरह, जो वार्पिंग वगैरह होगा, वो सब आ जाएंगे। रिजल्ट्स इन अनइक्वल श्रिंकेज, श्रिंकेज लीडिंग टू डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेसेस इन द टिम्बर दैट इफ एक्सीड्स कोहेशन बिटवीन द फाइबर लीड्स टू श्रिंकेज एंड वार्पिंग ऑफ द टिम्बर। इनकी वार्पिंग और श्रिंकेज होने के चांसेस हैं। Moisture of timber is generally present either in cell cavities or in cell walls of the timber। cell cavities वाले को free water बोलते हैं और cell wall वाले को bound water, हम लोग पहले देख चुके हैं इस पॉइंट को। When the timber is exposed to atmosphere for drying, water from cell cavities is removed first by the bound water that in actual causes the shrinkage of first followed by the bound water that in actual causes the shrinkage of tree। मैंने बताया था। तो सबसे पहले हम लोग जो ट्रिम्बर होता है उसमें से सबसे पहले सेल कैविटीज में जो वाटर होता है, यानी फ्री वाटर, वो रिमूव होता है। उसके बाद सेल वॉल वाला वाटर रिमूव होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाउंड वाटर। द स्टेज एट विच एंटायर फ्री वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम टिम्बर इज नोन एज फाइबर सेचुरेशन पॉइंट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइबर सेचुरेशन पॉइंट बोलते हैं, जब फ्री वाटर एंटायरली रिमूव हो जाए। और अब इसका मतलब पानी किसमें है, सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल्स में है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाउंड वाटर। अब जो सीजनिंग है, ये पानी का जो रिमूवल है, हम लोग नेचुरली या आर्टिफिशियली कोई प्रोसेस से कर सकते हैं। ठीक है, अगर नेचुरली होगा तो नेचुरली में ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि वहां अनइक्वल श्रिंकेज होता है, नेचुरली में अनइक्वल ड्राइंग होता है, इसमें दिक्कत रहता है। इसलिए हमें तो चाहिए कंट्रोल्ड, क्योंकि हमने यहाँ देखा था इट शुड बी अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। तो कंट्रोल्ड कंडीशन में नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। एज टाइम रिक्वायर्ड इन नेचुरल सीजनिंग इज कंपैरेटिवली मोर एंड देयर इज नो कंट्रोल ओवर ड्राइंग, सो आर्टिफिशियल सीजनिंग इज प्रीफर्ड। इसलिए आर्टिफिशियल सीजनिंग को प्रीफर करेंगे। अब बात है कि सीजनिंग कर क्यों है। एक तो हमने कहा कि इसको मॉइस्चर कंटेंट को कम करना है, उसके अलावा और भी पर्पस होते हैं हमारे। तो टू अलाउ द फॉलोइंग पर्पस है। तो सबसे पहला पर्पस, टू अलाउ द टिम्बर टू बर्न रेडिली इफ यूज्ड एज अ फ्यूल। अगर मेरे को लकड़ी को एज अ फ्यूल काम में लेना है तो क्या गीली लकड़ी आसानी से जलेगी? नहीं जलेगी। तो वो कैसे होनी चाहिए? सूखी होनी चाहिए, तभी वो आसानी से जलेगी। टू अलाउ डिक्रीज इन वेट टू रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए मेरे को उसका वेट जो है कम करना है, यानी कि जब पेड़ के अंदर 50% मॉइस्चर कंटेंट है, तो अगर वो जो है 75 kg का है, इट मीन्स उसके अंदर 50% तो मॉइस्चर कंटेंट है, एक्चुअली वो 37.5 के आसपास का है। तो यानी कि डबल वेट का हो रहा है। ये किसके हो रहा है? डबल वेट का। तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी है वो ज्यादा लगेगी, यानी कि जो मेरे को 2 राउंड मारूंगा मैं इससे, वो मेरा काम 1 राउंड में हो जाएगा। तो यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मेरी इंक्रीज हो जाएगी, तो उसको कम करने के लिए सुखाना जरूरी है। टू इम्पार्ट स्ट्रेंथ, हार्डनेस एंड रिजिडिटी। जो पेड़ होगा उसको स्ट्रेंथ वगैरह, हार्डनेस वगैरह, रिजिडिटी कब मिलती है? जब वो सूख जाता है, गीले में इतनी नहीं होती। टू मेंटेन इट्स शेप एंड साइज, उसके लिए। टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस अगेंस्ट डीके फॉर द एक्शन ऑफ फंगाई या टर्माइट। ये जो भी फंगाई वगैरह टर्माइट होता है, ये जनरली कब लगता है, कब अटैक करता है? जब इनको कुछ मॉइस्चर मिलता है। अगर इनको मॉइस्चर नहीं मिलेगा तो ये जनरली अटैक नहीं करते हैं। जो चांसेस हैं अटैक के, वो मॉइस्चर प्रेजेंट होगा तो काफी ज्यादा होता है। टू मेक इट मोर वर्केबल टू बी यूज्ड इन इंजीनियरिंग पर्पस में काम में लेने के लिए, ज्यादा वर्केबल बनाने के लिए इसको सीजनिंग कराना जरूरी है। टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस अगेंस्ट क्रैकिंग, वार्पिंग एंड श्रिंकेज के अगेंस्ट जो मेरे को इंक्रीज कराना है, क्या रेजिस्टेंस, ये सब चीजें ना हो, तो उसके लिए मेरे को सीजनिंग करानी है। सुटेबल फॉर द एप्लीकेशन ऑफ पेंट्स, प्रिजर्वेटिव एंड वार्निश। अब पेंट वगैरह है, गीली लकड़ी पे अगर हम लोग पेंट वगैरह करेंगे तो क्या होगा कि वो वहां से पेंट वगैरह बाद में निकल जाएगा। तो पेंट वगैरह क्या हो जाएगा? निकल जाएगा, उसमें फ्लेक्स बन के, पतली पतली पपड़ी बन के निकल जाएगा। जैसे पापड़ होता है पतला सा, ऐसे ऐसे बन के निकल जाएगा। कभी आपने देखा होगा कि दीवार में जब आपके सीलन आ जाती है, डैम्पनेस आ जाती है,
तो उसके बाद वो जो दीवार दिखती है उस पे जो पेंट करा हुआ होता है वो वहां से निकलने लग जाता है पपड़ी की फॉर्म में, पतली पतली फ्लेक्स की फॉर्म में। तो ऐसा ही पेंट अगर हम लोग यहाँ करेंगे गीली लकड़ी पे तो वो भी पेंट क्या होगा, समय के साथ निकल जाएगा और उसकी जो है उम्र क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऐसा भी हमको ध्यान रखना है कि कोई भी प्रिजर्वेटिव या पेंट वगैरह हमें करना है तो वो कब करना है, प्रॉपरली सीजनड टिम्बर पे ही करना है। ठीक है, अब ये जो है प्रोसेस है, ये पहला प्रोसेस है आर्टिफिशियल सीजनिंग का। नेचुरली सीजनिंग का तो मतलब हुआ उसको ऐसे ही काट के धूप में रख दिया, लेकिन आर्टिफिशियल सीजनिंग कैसे करते हैं, इसमें सबसे पहला प्रोसेस है बाय बॉइलिंग, यानी कि मैं क्या करूंगा, गर्म पानी के अंदर लकड़ी डाल। इट इज वन ऑफ द क्विकेस्ट मेथड। क्यों? क्योंकि गर्म करूंगा तो क्या होगा, मॉइस्चर कंटेंट उसका जल्दी रिमूव होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो अवेलेबल फॉर सीजनिंग ऑफ टिम्बर इन विच इट इज कट इन प्लैंक्स ऑफ सुटेबल शेप एंड साइज एंड इमर्स्ड इन बॉइलिंग वाटर फॉर 3 to 4 आवर्स। 3 से 4 घंटे में उसको बॉइलिंग वाटर में डाल दूं। अब आप एक सोच के देखो, मेरे को क्या घर बनाने के लिए बहुत ज्यादा लकड़ी चाहिए, जैसे डोर विंडो वगैरह या फर्नीचर वगैरह के लिए। तो अगर इतनी ज्यादा लकड़ी को मैं एक साथ पानी में डाल के उस पानी को मैं गर्म करूंगा तो मेरे को जो कॉस्ट आएगी वो काफी ज्यादा कॉस्ट आएगी। इतना पानी गर्म करना मतलब काफी ज्यादा गैस की टंकी खत्म करने वाली बात है। यानी कि ये जो है कैसा है, कॉस्टली मेथड है, वेरी कॉस्टली मेथड। तो इसको मैं काम में नहीं ले सकता। सबसे पहली चीज ये ध्यान रखनी है। इट इज देन ड्राइड। अब ये तो 3 से 4 घंटे तो मैंने उसको गर्म पानी के अंदर बॉइलिंग वाटर में रखा, उसके बाद मेरे को उसको बाहर निकाल के भी ऐसे नॉर्मली एनवायरमेंट में रखना है जहां पर नेचुरली ड्राइंग हो। इट इज देन ड्राइड नेचुरली बाय सब्जेक्टिंग इट टू द एटमोस्फियर वेयर द रेट ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर दो इट इज इंक्रीज्ड सब्सटेंशियली। पहले अब क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है, अब ये गर्म पानी इसके अंदर, अब उसको सुखाएंगे तो जल्दी सूख जाएगा। फिर इंस्टेड ऑफ बॉइलिंग द प्लैंक्स कैन ऑल्सो स्टीम अंडर प्रेशर कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू कैरी आउट द रिमूवल ऑफ वाटर थ्रू इट। हम लोग स्टीम को भी काम में ले सकते हैं, स्टीम अंडर प्रेशर भी काम में लेंगे, तब भी उसकी वजह से भी सीजनिंग इंक्रीज हो जाएगी इन कंपैरिजन ऑफ नेचुरल सीजनिंग। तो बॉइलिंग वगैरह या स्टीम अंडर प्रेशर ये दोनों ही काफी महंगे पड़ेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड जो प्रोसेस, इलेक्ट्रिकल सीजनिंग। अब हमको एक चीज पता है कि जो लकड़ी होती है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। क्या होती है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मैं क्या करूंगा, ये लकड़ी का जो कोई टिम्बर है उस पर एक एंड से करंट पास कराऊंगा इस एंड से, और यहाँ पर मैं उसको रिसीव करने की कोशिश करूंगा। अब जो करंट है वो यहाँ से पास होगा नहीं, तो इसकी वजह से क्या होगी, लकड़ी गर्म होती जाएगी। लकड़ी क्या होती जाएगी, क्यों? क्योंकि ये करंट चाह रहा है कि मैं वहां से पास हो जाऊं, लकड़ी बोले भाई नहीं, जानने तो दूंगी नहीं मैं। तो क्या होगा, दोनों के बीच लड़ाई होगी तो माहौल क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो इस गर्म माहौल की वजह से ये जो इसमें जो मॉइस्चर था वो रिमूव होने लग जाएगा। वो क्या हो जाएगा, मॉइस्चर रिमूव होने लग जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मॉइस्चर रिमूव होगा। तो ये भी एक तरीका है, पर इलेक्ट्रिसिटी वाला भी महंगा प्रोसेस है। इट इज अ प्रोसेस in which high frequency AC alternating current pass through the timber section which is to be dried as it is a bad conductor of electricity. It resists the movement of current in it due to which heat is generated throughout the timber section that is utilized for the removal of water through it. इसमें पूरे में वही लिखा है जो मैंने बताया। फिर है थर्ड जो है केमिकल सीजनिंग। केमिकल सीजनिंग को हम लोग सॉल्ट सीजनिंग भी बोलते हैं। इसके अंदर जो सॉल्ट्स काम में लेते हैं, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम सल्फेट या जिंक क्लोराइड जो है हम लोग सॉल्ट सीजनिंग या केमिकल सीजनिंग में काम में लेते हैं। इन दिस टिम्बर इज इमर्स्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स, यानी कि एक सॉल्यूशन होगा जिसके अंदर कैल्शियम सल्फेट या जिंक क्लोराइड डाल देंगे और उसके अंदर हम लोग टिम्बर को डाल देंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होगा टिम्बर से वो इंक्रीज हो जाएगा। तो उसकी वजह से जो होगा जल्दी सूखेगा। इन दिस मेथड ऑफ सीजनिंग इक्वल ड्राइंग इज ऑब्जर्व थ्रू आउट द सेक्शन, हेंस इट रिड्यूसेस द टेंडेंसी ऑफ वार्पिंग एंड क्रैकिंग। यानी कि इक्वल सीजनिंग अभी तक सिर्फ कहीं पर नहीं आई है, सबसे पहले यहीं पर आई है इक्वल सीजनिंग। तो ये आपको ध्यान रखना है। दो मेथड थे, वहां पर इक्वल सीजनिंग नहीं आई, क्योंकि इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिकल में सबसे पहले यहाँ इस एंड से होगी, फिर इधर एंड तक बढ़ेगी, तो यहाँ पर अनइक्वल श्रिंकेज होगा। लेकिन ये जो है अपने केमिकल सीजनिंग या सॉल्ट सीजनिंग में क्या होगा, इक्वल श्रिंकेज हो, इक्वल ड्राइंग होगा। फिर है फोर्थ नंबर पे किल्न सीजनिंग। अब इसमें भी क्या है कि गर्म करने का काम है। इन दिस प्रोसेस सीजनिंग इज कैरिड आउट इन एन एयर टाइट चेम्बर। अभी तक एयर टाइट चैम्बर नहीं था, अब एयर टाइट चैम्बर आ गया। अब हमें क्या करना है, जो लकड़ी है उसको एक एयर टाइट चैम्बर के अंदर रखना है और उसके अंदर हमें एयर पास करानी है, लगभग 35 to 38 डिग्री सेल्सियस पे एयर पास करानी है। और वो जो एयर है वो कैसे होनी चाहिए, फुली सैचुरेटेड, यानी कि जिसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसा होना चाहिए, 1।
अब इस एयर को जब मैं वहां से पास करूंगा तो क्या होगा कि अब मेरे को अभी तक तो इसमें श्रिंकेज होगा नहीं, क्यों? क्योंकि श्रिंकेज के लिए मेरे को ह्यूमिडिटी चाहिए कम, हवा की जो उसमें जो मॉइस्चर है वो कम चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, एक टाइम होगा, थोड़े टाइम बाद, थोड़े टाइम तक तो मैं सेचुरेटेड एयर ही पास करूंगा और टेम्परेचर भी वही रखूंगा, लेकिन थोड़े टाइम के बाद जब दोनों में आपस में दोस्ती हो जाएगी, मैं क्या करूंगा, टेम्परेचर इंक्रीज करता जाऊंगा और मॉइस्चर कंटेंट जो है एयर का, इनकी डिग्री ऑफ मॉइस्चर कंटेंट वो है मैं कम करता जाऊंगा, इनकी सेचुरेशन की से मैं एयर को किधर ले जाऊंगा, ड्राई की तरफ। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा, लकड़ी गर्म होने लगेगी और अब ह्यूमिडिटी कम हो गई, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होने की वजह से इवेपोरेशन भी टिम्बर में से स्टार्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं लिखा हुआ क्या है। टिम्बर ऑफ suitable shape and size is arranged inside the chamber and sufficient space is left in between them for the circulation of air। ये तो जरूरी है ही। सेकेंड इस पॉइंट क्या बोल रहा है, a fully saturated sample of air at the temperature of 35 to 38 degree Celsius is forced inside the chamber। अब देख लो, फुली सैचुरेटेड सैंपल ऑफ एयर पास कराना है कौन से डिग्री टेम्परेचर, 35 टू 38 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, चैम्बर के अंदर। एज द एयर सर्कुलेट्स अराउंड द टिम्बर इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस। अब थोड़ी देर बाद मेरे को टेम्परेचर इंक्रीज करना है, बट इवेपोरेशन अभी भी नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि एयर जो है अभी फुली सैचुरेटेड। आफ्टर सफिशिएंट टाइम टेम्परेचर ऑफ द एयर इज नाउ इंक्रीज्ड along with the subsequent reduction in its relative humidity। टेम्परेचर इंक्रीज करना है और ह्यूमिडिटी डिक्रीज करनी है, which in turn carries out the removal of moisture uniformly throughout the entire section। फिर आता है वाटर सीजनिंग। अब इसको मेरे को बहते हुए पानी में डाल देना। अब टिम्बर को मेरे को क्या करना है, बहते हुए पानी में डाल देना है। जैसे मान लो एक कोई रिवर है, रिवर इधर से इधर फ्लो हो रही है, ठीक है, यानी कि ये अप स्ट्रीम एंड हो गया, इस तरफ डाउन स्ट्रीम एंड। तो मेरे को ऐसे टिम्बर जो है ऐसे यहाँ पर इसके पानी के अंदर डाल देना। अब ध्यान क्या रखना है, ये जो है आप देखोगे तो यहाँ पर जो है स्मॉल है डायमेंशन इसका, ये है स्मॉलर डायमेंशन, और ये जो है आपको दिख रहा है कि लार्जर डायमेंशन है। तो लार्जर डायमेंशन हमेशा मेरे को अपस्ट्रीम साइड में रखना है और स्मॉलर डायमेंशन मुझे किस तरफ रखना है, डाउन स्ट्रीम साइड में। इससे फिर क्या होगा कि ये जो पानी है इससे टकराएगा तो जो छाल वगैरह है, जो सैफूड है, वो यहाँ से रिमूव हो जाए। In this process, timber is cut into pieces of suitable shape and size and is completely immersed in running water in such a way that larger portion of the section is placed upstream। Larger section किस तरफ रखना है मेरे को, upstream। These sections are taken out from the water after a period of 2 to 4 hours and dried naturally। दो मेरे को जो है जो बॉइलिंग वाला प्रोसेस था उसमें भी बाद में नेचुरली ड्राइंग कराना है और वाटर सीजनिंग में भी मेरे को बाद में नेचुरली ड्राई कराना है। When the sections are immersed in water, sapwood is removed from it by the weathering action of water and moisture replacing the sap is removed easily। अब sapwood तो वहां से रिमूव हो गया, अब उसके अंदर पानी कौन सा गया, नदी वाला पानी। तो नदी वाले पानी को हम लोग आसानी से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, बाय नेचुरली ड्राइंग। तो ये हो गया अपना सीजनिंग का प्रोसेस। इसके बाद जो कन्वर्जन ऑफ टिम्बर है ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट अब हमारे कन्वर्जन ऑफ टिम्बर बचा है, और मतलब प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर के 2 स्टेप तक हो गए, बाकी 2 स्टेप और फिर डिफेक्ट्स ऑफ टिम्बर बचा है। तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल अगर आपको वीडियो पसंद आए तो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated।